एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टॉपर टारगेट पर। आशा करती हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। क्लास 12 मैथ की आखिरी जो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, चैप्टर नंबर 13, इसकी सीरीज लगातार चल रही है और हम एक्सरसाइज 13.2 की तरफ बढ़ चुके हैं और साथ में इसके पार्ट 1 और 2 कंप्लीट भी करा दिए गए हैं, जिसमें पार्ट 1 और 2 में कुल मिला के हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक कंप्लीट करा चुके हैं। आज बारी एक्सरसाइज 13.2 के पार्ट 3 की, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेके आगे बढ़ेंगे। और ये सीरीज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपका आखिरी चैप्टर है और एग्जाम में अकेले 10 नंबर तक का प्रश्न इस चैप्टर से आता है। साथ में ये चैप्टर लास्ट भी है और साथ में ये चैप्टर बहुत जल्दी भूलता है क्योंकि इसका लैंग्वेज थोड़ा कठिन होता है। बाकी क्वेश्चन इसके आसान होते हैं। तो आइए इस चैप्टर को अब पूरा करते हैं। हम लगभग आधा चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं। हम लोगों ने लगभग आधा चैप्टर तो कंप्लीट कर ही लिया है। एक्सरसाइज 13.2 पे हम आ भी गए हैं। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 11 से आज आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि ये प्रश्नावली खत्म हो जाए। एक दो सवाल रह भी जाएगा तो अगली बेसिक कॉन्सेप्ट वाली क्लास में इसको कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर 11 पे। प्रश्नावली 13.2 दिया है ए और बी स्वतंत्र घटनाएं दी गई हैं जहां पी ए का वैल्यू दिया है, पी बी का वैल्यू 0.6 दिया है। तो कह रहा है नंबर 1 पी ए और बी का मान बताइए, सेकंड है पी ए और बी नहीं, थर्ड है पी ए या बी, फोर्थ है पी ए और बी में से कोई भी नहीं का मान ज्ञात कीजिए। यानी एक क्वेश्चन में के अंदर आपको 4 क्वेश्चन पूछ लिया है, लेकिन बहुत आसानी से आएगा, बस ध्यान से आपको देखना है। आइए शुरुआत करते हैं। क्या हो जाएगा? कह रहा है सबसे पहले दिया है ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। स्वतंत्र घटना क्या होता है? बहुत बेहतरीन तरीके से इसका बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास हम ले चुके हैं। मुझे उम्मीद है आपने वो क्लास लिया ही होगा, तभी आज की क्लास देख रहे हैं। अगर आपका क्लास मिस हो गया है, आई बटन पे जो वीडियो दिख रहा है तुरंत उस पर हिट करिए और उसी लेक्चर पे आप पहुंच जाएंगे। आइए देखते हैं। दिया है ए और बी स्वतंत्र घटनाएं, और जब दो घटनाएं स्वतंत्र होती हैं तो होता क्या है? दिया है ए तथा बी क्या है? स्वतंत्र घटनाएं हैं। स्वतंत्र घटनाएं हैं। अतः आपको ये पता होना चाहिए जब ए और बी स्वतंत्र घटना होगी तो पी ए इंटरसेक्शन बी जो होता है ना, ये बराबर होता है पी ए इंटू पी बी के। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अब आइए हम पहले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले वाले में पूछा है ए और बी का मान बताइए। पहले वाले में आपको पूछ लिया है पी ए और बी, और बी और का मतलब समुच्चय के अंदर या फिर बात करें प्रायिकता के अंदर, और का मतलब इंटरसेक्शन होता है। तो पी ए और मतलब इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ये आपसे पूछा है। आइए निकालते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने फॉर्मूला भी लिख रखा है। स्वतंत्र घटनाएं चुकी हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? पी ए और गुणे में पी बी, वैल्यू पुट कर देंगे। पी ए की वैल्यू वहां पे दिया है आपको 0.3 और पी बी की वैल्यू दिया है 0.6। आंसर आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 0.18, इसका आंसर हो जाएगा। पहले पार्ट में पूछ लिया था ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 0.18 इसका आंसर होगा। आइए सेकंड पार्ट को करते हैं। सेकंड पी ए और बी क्या होगा? पी ए और बी नहीं, सॉरी यहाँ पे बी नहीं दे रखा है। ए और बी तो यहाँ हमने निकाला ही, ए और बी नहीं। इसका क्या मतलब होगा समझिएगा। सिंबल में हम लिखेंगे तो पी ए और मतलब इंटरसेक्शन बी नहीं, नहीं जब लग जाता है तो उस पे डैश होता है। इसका मान आपसे पूछा है। तो चलिए हम लोग जो जानते हैं, चूंकि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो उसका यूज करते हुए हमें क्या मिलेगा? पी ए इंटरसेक्शन बी डैश। जब बी भी स्वतंत्र है, ए भी स्वतंत्र है, तो बी का परिवर्त यानी बी नहीं भी स्वतंत्र ही होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? पी ए गुणे यहाँ पे पी बी डैश होगा। स्वतंत्र घटनाएं जब ए और बी हैं तो बी डैश और ए डैश भी स्वतंत्र होंगे आपस में। तो ये प्रमेय हमने किया हुआ है। पी ए की वैल्यू क्या है? 0
0.3 है, PA की वैल्यू क्या थी 0.3 दे रखा है, PB लेकिन PB डैश का वैल्यू नहीं दिया है। तो PB डैश होता क्या है, ये B का ही तो डैश है, तो 1 में से अगर हम PB घटा दें तो B डैश आ जाता है। PB डैश कैसे आएगा, 1 में से PB घटा दें तो यहाँ पे वही मान रख देंगे निकाल के, तो 1 माइनस PB का मान क्या है 0.6 है। हल करेंगे यहाँ पे क्या आएगा 0.3 मल्टीप्लाइड, यहाँ पे घटेगा तो 0.4 आएगा और यहाँ गुणा हो जाएगा तो 4 में 3 का गुणा 12 और 2 अंक पे 10 बोलो तो 0.12 पार्ट 2 का आंसर हो जाएगा। यहाँ 2 पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं, तीसरे और चौथे पार्ट को अब आगे करते हैं। आइए अब तीसरे पार्ट को करते हैं। तीसरा पार्ट क्या दे दिया है, तीसरा पार्ट इसका दिया है P A या B, बताइए A या B क्या होता है, या मतलब होता है समुच्चय के अंदर और प्रायिकता में, या का मतलब होता है यूनियन और का मतलब होता है इंटरसेक्शन। तो यहाँ या दिया है यानी कि आपसे P A यूनियन B पूछ रखा है और इस पे भी हम लोग कई सवाल पिछले पार्ट में लगा चुके हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है, P A यूनियन B होता क्या है, कि हम लोग क्या जानते हैं कि ये PA होता है प्लस PB होता है माइनस PA इंटरसेक्शन B होता है। ठीक है, यहाँ पे PA की वैल्यू कितनी दी है 0.3 दिया है, PB का वैल्यू कितना दिया है, PB का वैल्यू 0.6 दिया है और माइनस PA इंटरसेक्शन B का मान थोड़ी देर पहले हमने पार्ट 1 में इस वाले क्वेश्चन को जब किया है तो निकाला है, तो मैंने तो मिटा दिया, आपने लिखा होगा तो वो रख देंगे, क्या हो जाएगा 0.18। अब क्या करेंगे, अब हम सीधे यहाँ हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ये जुड़ जाएगा और ये घट जाएगा, तो ये 6 3 9 हो गया। 0.9 में से 0.18 घटेगा तो क्या आएगा, 10 में से 8 ही जाएगा 2 और 8 में से 1 घटेगा 7, तो 0.72 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसी तरह अब पार्ट 4 को करते हैं। चौथा पार्ट क्या पूछ रखा है, चौथे पार्ट में आपसे पूछा है P A और B में से कोई भी नहीं दिया है, P A और B में से कोई भी नहीं। अब इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है P A और B दोनों नहीं है, यानी A नहीं, बीच में और है ना तो इंटरसेक्शन B नहीं, ये आपसे पूछ रखा है। तो पिछले वाले पार्ट में मैंने आपको डी मॉर्गन प्रमेय के बारे में बताया था, जो कि क्लास 11th में सेट यानी कि समुच्चय चैप्टर में भी था, तो यही वो डी मॉर्गन प्रमेय का यूज करके इसको निकाल देंगे। डी मॉर्गन प्रमेय कहता है कि P A डैश इंटरसेक्शन B डैश क्या होता है, P A इंटरसेक्शन है तो इधर यूनियन बन जाएगा, यूनियन B का होल डैश के बराबर होता है। अगर ये इधर इंटरसेक्शन है तो इधर यूनियन हो जाएगा, दोनों पे डैश है तो ये पूरे पे डैश होता है। ये डी मॉर्गन प्रमेय था। तो यहाँ पे हमें इसका मान अब और क्या बदलेगा, P हमें इसका होल डैश चाहिए ना, तो इसको हम क्या करेंगे 1 में से माइनस कर दें अगर P A यूनियन B को, तो ये डैश इसी का आ जाता है। फिर हम यहाँ पे क्या करें, मान रख देते हैं 1 माइनस इसका वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला है 0.72, तो यहाँ पे रख देंगे, आंसर आ जाएगा। इसमें से घटाएंगे 10 में से 2 घटेगा 8 और 9 में से 7 घटेगा 2, 0.28 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से 0.28 इसका आंसर हो जाएगा। तो पूरा सवाल नंबर 11 यहाँ कंप्लीट हो जाता है। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और साथ में वीडियो को आप शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के पास जिन्होंने अभी तक अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, ताकि टाइम से पहले सिलेबस पूरा हो जाए और वो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सके। आइए बढ़ जाते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है सवाल नंबर 12। करें एक पासे को 3 बार उछाला जाता है तो कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है।
3 बार उछाला गया तो कम से कम एक बार विषम संख्या आ जाए, इसकी क्या प्रायिकता होगी। आइए देखते हैं, जब विषम पूछे तो सम लेके चलेंगे और सम पूछे तो विषम लेके चलते हैं। इसमें ऐसा हम करेंगे, ठीक है। तो पासा तो 3 बार उछला, लेकिन हमें यहाँ टोटल से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे दिया है एक पासे को अगर एक बार उछाले, एक बार उछालने पर, एक पासे को एक बार उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। थोड़ा सा हम इसको देखते हैं। अगर पासा एक बार उछला है तो सम संख्या आएगी, इसकी क्या प्रायिकता होगी। अगर हम इसे ए माने पहली उछाल को, तो पी ए अगर हम माने तो क्या आएगा। आप जानते हैं पासे पर आता क्या है, 1 2 3 4 5 और 6 में से आता है। इसमें सम कितना है, 1 2 3, 3 सम है। तो हमारा प्रायिकता क्या होगा, अनुकूल बटे कुल। अनुकूल कितना मिला, सम संख्या 3 मिला, कुल था 6, तो यहाँ से आ जाएगा 1 बटे 2। ये कहानी तो एक बार उछलने पर हुई ना। एक बार उछलने पर 1 बटे 2 प्रायिकता है कि सम संख्या है, और 1 बटे 2 ही प्रायिकता है विषम संख्या आने की भी। इसी प्रकार हम देख सकते हैं, इसी प्रकार दूसरी उछाल पर सम संख्या आना, इसकी प्रायिकता अगर हम पीबी मान लें तो ये भी होगी 1/2। और इसी तरह से अगर हम तीसरी उछाल देखें, तीसरी उछाल पर सम संख्या आने की प्रायिकता अगर हम पीसी मान लें तो ये भी हो जाएगा 1/2। अब इसको मिटा देते हैं, यानी तीनों ही बार क्या हो जाएगा, 1/2 आ गया। तो अगर हम देखें तीनों उछालों पर, अतः तीनों उछालों पर सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो चूंकि हमें नजर आ रहा है कि पहली बार उछला तो सम विषम का कंडीशन अलग था, दूसरी बार उछला तो अपने में था, तीसरा अपने में था, यानी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है। ए बी सी जो घटनाएं हैं ये स्वतंत्र हैं। अतः हम कह सकते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आएगा क्या। तीनों उछालों पर निकल रहे हैं तो इंटरसेक्शन होता है हमेशा, जब तीनों का यानी पहली दूसरी और तीसरी, तो और यहाँ है तो इंटरसेक्शन होगा। और स्वतंत्र है इसलिए पी ए गुणे पी बी गुणे पी सी, क्योंकि स्वतंत्र घटनाएं हैं तो सीधे गुणा हो जाएगा इनकी प्रायिकताओं का। तो ये हो जाएगा 1/2 1/2 यानी कि 1/8 आ गया 8। ये तो प्रायिकता है सम आने की। अतः हमें कम से कम एक बार विषम आए, अतः कम से कम एक बार विषम संख्या आए, विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता क्या हो जाएगी। यहाँ सम वाले को अगर 1 में से घटा देंगे तो विषम वाला आएगा, क्योंकि 1 ही टोटल होता है। तो 1 माइनस ये वाला जो सम वाला आया है, यानी यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस सम आने की। यहाँ 1 माइनस तीनों उछालों पर सम आने की प्रायिकता, सम आने की प्रायिकता। हमेशा सम वाले को 1 में से घटाते हैं तो विषम वाला आता है, विषम वाले को घटाते हैं 1 में से तो सम वाला आता है। तो 1 में से हम माइनस कर देंगे, सम वाला कितना आया है, 1/8 आया है। घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 7/8। तो ये 7/8 आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो 7/8 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आइए बढ़ जाते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है सवाल नंबर 13। पढ़ते हैं सवाल को। दिया 2 गेंद एक बॉक्स में बिना प्रतिस्थापित किए, 2 गेंद एक बॉक्स से बिना प्रतिस्थापित किए निकाली जाती हैं। बॉक्स में 10 काली और 8 लाल गेंदें हैं। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। नंबर 1
दोनों गेंदें लाल हो। नंबर 2, प्रथम काली एवं दूसरी लाल हो। नंबर 3, एक काली और दूसरी लाल हो। ये सवाल ज्यादा लोगों को कंफ्यूज करेगा। क्यों? इसका रीजन ये है, पहले में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, लेकिन दूसरे और तीसरे पार्ट में कंफ्यूजन तो पक्का ही होगा। ऐसा क्यों? इसमें कह रहा है प्रथम काली दूसरी लाल और इसमें कह रहा है एक काली दूसरी लाल। तो कई लोग तो इसमें समझेंगे दोनों तो एक ही बात है, प्रथम काली दूसरी लाल कहे चाहे एक काली दूसरी लाल, एक ही तो है। नहीं, यहाँ दोनों का अलग सेंस है, दोनों का अलग अलग आंसर आएगा। कैसे आएगा? आगे आइए देखते हैं सवाल में। कह रहा 2 गेंद एक बॉक्स से बिना प्रतिस्थापित किए निकाली जाती हैं। आइए देखते हैं बॉक्स में कुल कितनी गेंदें हैं। तो यहाँ देखते हैं कुल गेंद आइए देखें कितना है। कुल गेंद दिया कितना है? 10 आपके पास काली है, 10 काली गेंद है और प्लस 8 लाल गेंद है। तो कुल मिला के आपके पास हो गई 18 गेंदें। ये क्लियर है? 18 गेंदें हो गई। अब इसमें से 18 में से कितनी निकाली जाएंगी? 2 गेंदें निकाली जाएंगी। आइए अब इसको ध्यान से करते हैं। देखिए दिया है कुल गेंद कितनी है? 10 काली गेंद थी और 8 लाल थी, कुल मिला के हमारे पास 18 गेंदें हो गई। यानी S कितना है? यहाँ पे आपके पास 18 गेंद है, यही S है। ठीक है, S क्या होता है? प्रतिदर्श समष्टि। अब नंबर 1 सवाल में क्या पूछा है? नंबर 1 में पूछा है दोनों गेंदें लाल हो, दोनों गेंदें लाल हो, दोनों गेंदें लाल हो। अब ध्यान से समझिएगा इसको। यहाँ पे प्रायिकता का गुणन नियम हमने पढ़ा था, उसी का यूज करेंगे। दोनों गेंदें लाल हो यानी कि पहली गेंद भी लाल निकली और दूसरी भी लाल निकली, तो क्या होगा? यहाँ पे अब दोनों गेंद लाल निकालने के लिए पहली गेंद आप मान लीजिए, माना पहली गेंद लाल को कौन दर्शा रहा है? ए दर्शा रहा है। माना पहली गेंद लाल निकल रही है, इसे ए दर्शा रहा है, तथा दूसरी गेंद लाल निकलेगी, इसे कौन दर्शाएगा? बी दर्शाएगा। तो आइए दोनों की प्रायिकता निकालते हैं। तो पहली गेंद निकलेगी यानी ए होने की प्रायिकता क्या होगी? पहली गेंद एक पीए मतलब क्या है? ए पीए मतलब ए दर्शा रहा है कि माना पहली गेंद लाल है, यानी पहली गेंद लाल निकल रही है, उसकी क्या प्रायिकता होगी? तो लाल गेंदें 8 थी, इसी 8 में से तो निकलेगी, और कुल गेंदें कितनी थी? 18। तो 8/18 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। काटना चाहे तो काट देंगे, 2 चौके 8 और 2 9 18, 4/9। अब दूसरी गेंद लाल हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी? यानी कि PB। तो यहाँ PB केवल नहीं होगा, क्योंकि अब पहली गेंद निकल चुकी है तो अब दूसरी निकल रही है ना। तो अब यहाँ पे एक शर्त पूरा हो चुका है, यानी ए वाला शर्त कंप्लीट हो गया है। तो B निकालने के लिए B/A लिखना पड़ेगा हमें, है कि नहीं? फिर यहाँ पर ये स्वतंत्र घटनाएं नहीं है, यहाँ ये इससे जुड़ी है, क्योंकि पहली लाल निकल चुकी, उसके बाद दूसरी की लाल निकल रही है। तो यहाँ पे क्या आएगा? ये आ जाएगा आपका। अब कितनी बची? लाल एक निकल चुकी थी, 8 लाल थी, तो अब 7 लाल बच जाएगी। और टोटल गेंद 18 थी, एक निकल चुकी ना पहली लाल, तो अब 17 बचेगी। तो ये कंडीशन लग जाता है, इसलिए PB/A इसको कहते हैं। तो हमें दोनों का पूछा है। अच्छा है, दोनों गेंद लाल, दोनों गेंदें लाल होने की प्रायिकता, इसी को हम इंटरसेक्शन कहते हैं। यानी कि PA/B या इसी को कहते हैं PAB, यानी दोनों लाल, एक भी लाल था, B भी लाल था। यहाँ हमने माना था ना A और B दोनों लाल को दर्शा रहा है। ये क्या होता है? ये होता है PA/P, ये B/A। सबका मान हम लोगों ने निकाला है, रख दीजिए। PA का मान आया है 4/9, PB का मान आया है 7/17, 7/17। हल करेंगे तो 7 चौके 28/17, 7 ये 17 नामा है 153, 28
153 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 28/153 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न को डायरेक्ट भी हम लोग यही लाइन डायरेक्ट हल कर सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने ये चीजें मानी है, पीए पीबी फिर इसकी प्रायिकताओं को निकाला है, फिर यहाँ रखा है। हालांकि अगर फार्मूला आपको याद है तो डायरेक्ट इसको यहाँ पे फार्मूला लगाइए, मान निकाल के रख दीजिए, ठीक है। तो पहले पार्ट में हमने इस तरीके डिटेल में माना, तो हम डायरेक्ट नहीं किए क्योंकि आपको स्टेप वाइज नंबर लेना है, ना कि आप कंपटीशनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए हम ये लिख के आपको पूरा डिटेल में बता दें कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। इसके दूसरे पार्ट पे अब चलते हैं। आइए इसके दूसरे पार्ट पे चलें। दूसरा पार्ट में क्या दिया है, इसके दूसरे पार्ट में कह रहा है प्रथम काली दूसरी लाल, प्रथम काली दूसरी लाल गेंद हो, दूसरी लाल गेंद हो। दोनों लाल वाला निकाल दिया। अब कह रहे हैं पहली गेंद काली रहे दूसरी लाल हो। तो चलिए यहाँ भी मान लेते हैं, तो वहाँ ए भी माना था, यहाँ ई और एफ मान लेते हैं। तो यहाँ मान लेंगे पहली गेंद काली है ना, तो मानेंगे ई दर्शा रहा है पहली गेंद काली, पहली गेंद काली, तथा एफ को मान लीजिए एफ दर्शा रहा है कि दूसरी गेंद लाल है। पिछली बार ए और बी माना था, अब की एफ और ई मान लिया। पहली गेंद को काली दिया है तो हम ई मान लिए, दूसरी गेंद निकलेगी वो लाल होगी, ऐसा एफ मान लिए। अब पी एफ फिर निकालेंगे तो पी ई क्या आएगा, पहली गेंद काली निकले इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो पहले जो निकल रहा है उसके पहले तो कुछ निकला नहीं है, तो शर्त नहीं लगेगा। तो ये काली कुल कितनी गेंद थी, 10 काली थी, इस 10 में से कोई हो सकती है, और कुल गेंद थे 18, तो 10/18 काटेंगे तो 5/9 आ जाएगा। अब आगे दूसरा पूछ रहा, दूसरा लाल गेंद हो, तो अब हमें पी एफ चाहिए एफ, लेकिन दूसरी गेंद निकलने से पहले पहली गेंद निकल चुकी है, तो ये शर्त भी लागू हो जाएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, यानी ये दर्शाएगा कि एफ निकल रहा है लेकिन ई निकल चुका है। तो ये कैसे आएगा, यानी ई के निकलने के बाद एफ अब निकल रहा है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो दूसरी गेंद क्या है, लाल है, तो लाल तो 8 थी और पहले काली निकली है, लाल निकली नहीं है, तो 8 लाल अभी है, तो 8 में से कोई हो सकता है, लेकिन कुल 18 था, 18 में से एक गेंद निकल चुका है, तो अब 17 गेंद ही हमारे पास बचा है। तो अब दोनों गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी, अतः प्रथम काली तथा दूसरी लाल गेंद होने की प्रायिकता, तो क्या फार्मूला अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, पी ई एफ क्या हो जाएगा, पी ई गुणे में पी एफ बटे में ई। तो ई कितना है, 5/9 है, ये कितना है 8/17 है, गुणा करेंगे 8 पंजे 40 और 17 9 153 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो दूसरे पार्ट का भी आंसर आ गया, पहली काली और दूसरी लाल गेंद हो, तो क्या होगा। एक और पार्ट बचा है, एक काली दूसरी लाल, इसको भी कर लेंगे, उसके बाद ये सवाल कंप्लीट होगा। तो जल्दी नोट कर लीजिए। आइए अब तीसरे पार्ट को करते हैं। तीसरा पार्ट क्या है, तीसरा पार्ट है एक काली दूसरी लाल, एक काली दूसरी लाल। तो इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पहली काली दूसरी लाल मतलब पहला काला ही होना चाहिए, दूसरा लाल ही होना चाहिए, लेकिन एक काली दूसरी लाल का मतलब है चाहे पहले काली हो चाहे बाद में काली हो, चाहे पहले लाल हो चाहे बाद में लाल हो, इसमें क्रम का कोई अंतर नहीं पड़ेगा, बस इतना ही अंतर है। तो इसको थोड़ा सा हम डायरेक्ट करेंगे, फार्मूला हमने 2 पार्ट में करा ही लिया है, तो वही फार्मूला यूज होगा, बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, लाल होने की प्रायिकता, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो क्या आएगा। हम ये मानते हैं, कह रहा है एक काली दूसरी
लाल, तो हो सकता है पहले वाली अगर काली हो, पहले वाली काली रही हो तो पहली काली 10 काली में से कोई हो सकता है, और बटे कुल कितना है 18 था। तो दूसरी की कितनी होगी, दूसरी जो पहली काली है तो दूसरी पक्का लाल होगी, तो दूसरी लाल जब निकलेगी तो 8 लाल में से कोई होगी, और बटे टोटल अब 18 नहीं बचेगा क्योंकि एक निकल चुका है तो 17 बचेगा। ये चूंकि यहाँ क्रम से कोई अंतर नहीं पड़ेगा तो पहले काली रहे चाहे बाद में काली रहे, तो पहले काली दूसरी लाल पे कर दिए, अब पहले लाल दूसरी काली पे करते हैं। तो मान लीजिए पहली गेंद अगर लाल रहेगी तो 8 में से कोई एक निकलेगी और टोटल था 18, गुणे में दूसरी अगर एक लाल निकलने के बाद दूसरी काली निकलेगी तो इस 10 में से हो जाएगी, और बटे कुल अब बचेगा 17। हल करेंगे तो मुझे दिख रहा है कि दोनों चीजें सेम सेम है, तो ये 2 बार हो जाएगा, यही चीज 2 बार है तो 2 बार हो जाएगा 10 बटे 18 पूरे 8 बटे 17। हल करेंगे यहाँ पे तो ये 2 से कटेगा 9 बार में, तो आ जाएगा आपका 80 बटे 17 9 153। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ से सवाल नंबर 13 कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ तक सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। अगर कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगली क्लास में जब हम एक्सरसाइज को कंप्लीट कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपके सारे डाउट्स के आंसर कर दिए जाएंगे। साथ में अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के पास। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में और एक्सरसाइज को पूरी तरीके से टाटा बाय बाय कहेंगे, यानी कि कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।